आज हम बात कर रहे हैं मिडल ईस्ट से आई एक ऐसी खबर की जिसमें सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा होने की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को हिलाकर रख देने की क्षमता है। तो चलिए समझते हैं कि ईरान में आखिर हो क्या रहा है और इसका हम सब पर क्या असर पड़ सकता है। तो खबर है क्या? खबर ये है कि ईरान की सरकारी मीडिया ने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि हाल ही में हुए सैन्य हमलों में उनके सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेने की मौत हो गई है। अगर बहुत जरूरी है, अगर ये खबर सच निकलती है तो ये 1989 के बाद ईरान के नेतृत्व में होने वाला सबसे बड़ा, सबसे अहम बदलाव होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि असल में हुआ क्या है, ये ताज़ा खबर क्या है और शुरुआती तौर पर क्या दावे किए जा रहे हैं। देखिए, इस खबर को लेकर ना दुनिया एक तरह से दो हिस्सों में बटी हुई दिख रही है। एक तरफ तो है ईरान का अपना सरकारी मीडिया जो इसे पक्की खबर बता रहा है, यहां तक कि राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी कर चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया, बाकी के देश बहुत ही सावधानी से चल रहे हैं। वो किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले अलग अलग आज़ाद सोर्सेस से इस खबर को वेरीफाई करने में लगे हैं। और यही वजह है कि हमें बार बार रिपोर्ट्स के मुताबिक या ऐसा दावा किया जा रहा है जैसे शब्द सुनने को मिल रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजिक डिकैपिटेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक मिलिट्री टर्म है। इसका मतलब होता है कि दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए सीधे उसकी लीडरशिप, उसके टॉप कमांड पर हमला करना। आसान भाषा में कहें तो किसी भी संगठन का सिर काट देना ताकि नीचे पूरी बॉडी में कन्फ्यूजन और अफरा तफरी मच जाए और वो कोई भी फैसला न ले पाए। लेकिन सवाल ये है कि किसी एक शख्स की मौत से इतना बड़ा संकट कैसे पैदा हो गया? इसका जवाब ईरान के सुप्रीम लीडर के पद में छिपी हुई बेहिसाब ताकत में है। उनके ना रहने का मतलब है एक ऐसा पावर वैक्यूम, एक ऐसा शक्ति शून्य जो पूरे सिस्टम को हिला के रख सकता है। इसे समझने के लिए हमें ईरान के पावर स्ट्रक्चर को देखना होगा। वहां एक चुने हुए राष्ट्रपति तो हैं, लेकिन असली और आखिरी ताकत सुप्रीम लीडर के हाथ में होती है। वही देश की सारी सेनाओं के कमांडर इन चीफ हैं, जिसमें देश की सबसे ताकतवर फोर्स इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC भी शामिल है। देश की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या होगी, विदेश नीति क्या होगी, हर बड़े फैसले पर आखिरी मोहर उन्हीं की लगती है। तो जाहिर है उनका अचानक से सीन से हट जाना सिर्फ एक इंसान का जाना नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा शॉक है। वैसे तो ईरान के संविधान में अगला लीडर चुनने का एक पूरा फॉर्मल प्रोसेस दिया गया है। असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स नाम की एक बहुत पावरफुल बॉडी है जो एक साथ बैठती है, कुछ नामों पर विचार करती है और फिर अगले सुप्रीम लीडर को चुनती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि सत्ता का खेल सिर्फ संविधान के पन्नों पर नहीं खेला जाता। पर्दे के पीछे असली पावर सेंटर काम करते हैं और ईरान में वो सबसे बड़ा सेंटर है IRGC। इसलिए ये कहना कि सत्ता का ट्रांसफर बहुत आसानी से हो जाएगा मुश्किल है। अगर अंदर के अलग अलग गुटों में खींचतान शुरू हो गई तो देश एक बहुत ही गंभीर अस्थिरता की तरफ जा सकता है। अब ईरान के अंदर की अस्थिरता जो है उसकी सीमाओं से बाहर निकलकर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है और इसका असर सबसे पहले वैश्विक अर्थव्यवस्था की सबसे नाजुक नस पर पड़ेगा। ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। ये एक लंबे समय से चल रहे लो लेवल कॉन्फ्लिक्ट का नतीजा है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर चिंताएं, मिडिल ईस्ट में उसके प्रॉक्सी ग्रुप्स की लड़ाइयां और इजराइल के साथ चल रहा एक खुफिया शैडो वॉर, ये सब पहले से ही माहौल को गर्म किए हुए थे और अब ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक दौर में पहुंच गई है। तो फौरी तौर पे क्या हो सकता है? ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है, या तो सीधे मिसाइलें दागकर या फिर अपने प्रॉक्सी गुटों के जरिए। खाड़ी के वो देश जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उन्हें हाई अलर्ट पर रख दिया जाएगा, जिससे तनाव और बढ़ेगा। लेकिन इन सब में जो सबसे बड़ा खतरा है वो है आर्थिक, यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में किसी भी तरह की रुकावट। अब बात करते हैं हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की। ये नाम सुनने में शायद सिर्फ एक ज्योग्राफिकल लोकेशन लगे, लेकिन असल में ये ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी की लाइफलाइन है। इसे दुनिया की सबसे जरूरी तेल धमनी भी कहा जाता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पूरी दुनिया में समुद्र के रास्ते जितना भी तेल ट्रांसपोर्ट होता है उसका लगभग 20% यानी हर 5 में से एक तेल का जहाज इसी एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, ये एक ऐसी लाइफलाइन है जिसमें अगर जरा सी भी रुकावट आई तो इसका असर दुनिया के कोने कोने में, पेट्रोल पंप से लेकर शेयर बाजार तक हर जगह महसूस होगा। और इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यहाँ होने वाली कोई भी गड़बड़ सिर्फ एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस है, एक वैश्विक आर्थिक संकट।
अगर ये रास्ता बंद होता है तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका असर दुनिया की हर बड़ी छोटी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो इस बढ़ते संकट के बीच जाहिर है दुनिया की बड़ी ताकतें चुप तो नहीं बैठेंगी। चलिए देखते हैं कि इस जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड पर कौन क्या चाल चल रहा है और कैसे अपनी पोजीशन ले रहा है। यहाँ हर कोई अपने जियोपॉलिटिकल हितों के हिसाब से काम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस शांति और युद्ध विराम की अपील करेगा। रूस और चीन, जो ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, उसका डिप्लोमेटिक सपोर्ट करेंगे। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देश अपनी कार्रवाई को सुरक्षा और बचाव के तर्क से सही ठहराने की कोशिश करेंगे। मतलब हर कोई अपनी अपनी कहानी बना रहा है। तो चलिए अब इन सभी चालों के पीछे के क्यों को समझते हैं। इसे समझने के लिए हमें इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ बेसिक नियमों को देखना होगा जो इस पूरे संकट की वजह बने हुए हैं। देखिए, जियोपॉलिटिक्स यानी बड़ी शक्तियों का खेल मोटे तौर पर 3 चीजों पर चलता है। पहला, पावर प्रोजेक्शन यानी अपनी ताकत दिखाना ताकि दुश्मन डरा रहे। दूसरा, परसेप्शन मैनेजमेंट, मतलब किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना। और तीसरा, कंट्रोल्ड एस्केलेशन यानी बड़े युद्ध से बचते हुए छोटे-मोटे हमलों से सिग्नल भेजना। ईरान का ये संकट इन्हीं 3 सिद्धांतों के एक बहुत ही खतरनाक खेल का नतीजा लग रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अभी तो शायद शुरू हुई है। ईरानी मीडिया के दावे बहुत बड़े हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में जैसे जैसे इंटरनेशनल कन्फर्मेशन और दूसरे देशों के रिएक्शन सामने आएंगे, वैसे वैसे ही पूरी तस्वीर साफ होगी। इसे सिर्फ एक हेडलाइन की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत बड़े ग्लोबल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट का इशारा हो सकता है। और यही सवाल हमें इस संकट के सबसे बड़े कंफ्यूजन पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये एक सोची समझी नपी तुली चाल थी, या फिर एक ऐसी बहुत बड़ी गलतफहमी जिसके नतीजे पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।